अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल देश भर में फैली अपनी सैकड़ों शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काफी काम कर रही हैं। वर्तमान में उनका एक प्रकल्प चल रहा है, स्व से शिखर तक, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज। इसी के अंतर्गत फारबिसगंज तेरापंथ महिला मंडल ने जूम ऐप पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कोरोना जो कि अभी एक ज्वलंत समस्या बन गई है, इस पर इसी संस्था ने, फारबिसगंज तेरापंथ महिला मंडल ने काफी पहले 23 फरवरी को ही एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें लोगों को इस बीमारी से बचाव और इसकी रोकथाम के बारे में काफी जानकारी दी गई थी। अब जब ये ज्यादा आवश्यक हो गया है तो प्रत्यक्ष कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए जूम पर फारबिसगंज तेरापंथ महिला मंडल ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कई लोग इस कार्यक्रम को देखने से वंचित रह गए और चूंकि यह कार्यक्रम एक सीमित क्षेत्र के लिए था और पता चलने पर देश भर के लोग इसके वीडियो लिंक की मांग करने लगे, इसलिए उन समूह की सुविधा के लिए यह लिंक और यह वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप इसे देखकर इसका लाभ ले सकें, अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने अपनों को इस बीमारी से बचा सकें, बिना भय के, बिना डर के। अच्छा, तो औपचारिकता में मैं समय न लगाते हुए सीधे मूल विषय पर आ रही हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ आज की विषय प्रस्तुतकर्ता अर्थात मुख्य वक्ता श्रीमान आलोक जी दुग्गड़ को, जिनका संक्षिप्त परिचय है। हालांकि उनको सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा परिचय मैं दे दूं। परिवार में भी साध्वी जीवन जीने वाली और मात्र एक द्रव्य छेने के पानी पर निरंतर 7 वर्षों तक तपस्या करने वाली दीर्घ तपस्विनी साध्वी कल्पा, जो बाद में दीक्षित होकर साध्वी साधना श्री बनी और अंततः समाधि मरण प्राप्त की। उनके ही ज्येष्ठ पौत्र श्री आलोक जी दुग्गड़ ने विरासत में बीज रूप में उनमें से आध्यात्मिक रुझान पाया है। कवि, लेखक, संपादक, मंच संचालक और तकनीकी ज्ञान सहित बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री आलोक जी दुग्गड़ पेशे से तो विख्यात वास्तुविद हैं, जिन्हें भारत के बाहर भी लोगों द्वारा वास्तु निरीक्षण और विभिन्न संस्थाओं द्वारा वास्तु विषयक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाता है। काफी पहले टेलीविजन पर भी उनके राष्ट्रीय प्रसारण होते रहे हैं, किंतु उनकी रुचि और उनकी चिंता समाज के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। उनके स्वास्थ्य विषयक व्याख्यान कार्यक्रम भी अनेक स्थानों पर विभिन्न संस्थाएं आयोजित किया करती है। स्वास्थ्य विषय पर उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक गलती कहाँ है का लोकार्पण बेंगलुरु चातुर्मास में मंच पर परम पूज्य गुरुदेव के करकमलों द्वारा स्पर्शित होकर हुआ था। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के स्वयं के निर्देश पर ही श्री दुग्गड़ जी ने मंच पर अपनी प्रस्तुति भी दी थी। उनके विचारों का आधार चिकित्सा मुक्त, विशेषकर एलोपैथिक चिकित्सा मुक्त स्वास्थ्य प्रणाली है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समूह से जुड़े हुए श्री दुग्गड़ जी इन दिनों करंट टॉपिक कोरोना पर प्रशिक्षण देते रहे हैं। उन्होंने स्थानीय और राज्य अंचल ही नहीं, केंद्रीय स्तर तक की अपनी संघ संस्थाओं को अपना बौद्धिक योगदान दिया है। हमारे आग्रह पर आज इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने को सहमत हो गए हैं, तो मैं आभार सहित सादर आमंत्रित करती हूँ विषय की प्रस्तुति के लिए फारबिसगंज के होनहार श्री आलोक जी दुग्गड़ को। जय जिनेन्द्र। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलत्युतिमुपैति ननूद बिंदु। आप सबों के बीच आज के समसामयिक विषय कोरोना को रखते हुए मुझे हर्ष है। मैं कोरोना पर कई प्रस्तुतियां दे चुका हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपों पर, और मुझे लगता था कि अब इस पर इतनी बातें आ गई हैं और इतनी बातें कही जा रही हैं
कुछ विशेष कहने को बचा नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। पर दूसरी ओर इतनी बातों के बीच ही कहने की आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि बहुत सारा भ्रम इस बीच आ जाता है। कई पुष्ट बातें, अपुष्ट बातें, भ्रांत धारणाएं और उनमें भ्रमित होता जनमानस, इनको एक सही सम्यक जानकारी मिले, इस हेतु मेरी इच्छा थी कि एक ऐसा कार्यक्रम हो। फॉरबिसगंज तेरापंथ महिला मंडल ने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि स्व से शिखर तक जो प्रोजेक्ट उनका चल रहा है उसमें नेशन का स्टेप अभी चल रहा है और राष्ट्रीय सरोकार वाला ये विषय बहुत ही समसामयिक। मैंने कुछ विजुअल्स बनाए हैं, उनकी सहायता से मैं एक्सप्लेन करूंगा विषय को। हम पहले कुछ बातों को समझें, कैसे इस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। कोरोना क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, कोरोना इन्फेक्ट करने का तरीका क्या होता है, इन बातों को जानने के बाद ही हम इसके रोकथाम के बारे में कुछ सोच सकते हैं। दुश्मन को समझने के बाद ही हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी प्रवृत्ति, उसके प्रसार की प्रवृत्ति और उसके आक्रमण करने के तरीकों को हम समझें, फिर हम बचाव की बात भी समझ सकते हैं। एक बात यह आती है कि सड़क दुर्घटना में इतने लोग मरते हैं, टीबी से इतने लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, इनमें इतने लोग मर रहे हैं, उनकी तुलना में इसकी संख्या कम है, फिर इतना हल्ला क्यों? पर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि सड़क में एक्सीडेंट जो होता है वो संक्रामक नहीं होता, जो मरता है बस वही विक्टिम होता है। यहाँ एक विक्टिम दूसरों को विक्टिम बनाता है, और जब संक्रामक रोग होता है तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। दो चीजें होती है, एक होती है अरिथमेटिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल। हम वायरस पर जीत हासिल करेंगे इन चीजों को समझकर। ये है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसमें जैसे आप कह सकते हैं गर्मी से या ठंड से मौत, वो कैसे होती है? जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो मृत्यु होगी, बहुत कम जब टेम्परेचर होगा तो मृत्यु होगी, या ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे वो कारक बढ़ेंगे वैसे वैसे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, और वो एक सरल रेखा के रूप में, समानुपातिक रूप में बढ़ेंगी। इनसे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। और एक दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें बहुगुणित होता है। जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के रूप में समझ सकते हैं। सामान्य ब्याज में सीधा सीधा ब्याज जुड़ता है और वो सरल रेखा के रूप में बढ़ता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर फिर ब्याज जुड़ता है। तो एक संक्रमित व्यक्ति 3 को संक्रमित करता है, वो 3 फिर 9 को करते हैं, 9 फिर 27 को करते हैं, और इस तरह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो ग्राफ है वो काफी तेजी में ऊपर उठता है। संक्रामक रोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आते हैं, इसीलिए ये ज्यादा घातक होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ग्राफ आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर। अब ये बात आती है कि इसे कम कैसे करें। हमने इस ग्राफ में ये दिखाया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल की, कब्रिस्तान की, शमशान की, एम्बुलेंस की, डॉक्टरों की, ये व्यवस्था की एक सीमा है, एक लिमिट है। अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये कर्व बढ़ के उससे ऊपर चला जाता है तो वो सरकार के संभालने से बाहर हो जाती है और स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। जैसी हमने टीवी पर देखी, सड़कों पर लाश पड़ी है, कॉरिडोर में, और बेड पर लाश पड़ी है, वैसी स्थिति हो जाती है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का नेचर तो नहीं बदल सकते, पर इसके कर्व को हम कुछ सीधा कर सकते हैं, लगभग सरल रेखीय। यानी इस कर्व को यहाँ की जगह हम नीचे ला सकते हैं। कैसे? वो तरीका है लॉकडाउन, जिसका कई बार विरोध भी हुआ, लोग समझ नहीं पाए कि लॉकडाउन क्यों, क्या जरूरत है। लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, लेकिन कर्व को फ्लैट करके हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है, अस्पतालों की, डॉक्टरों की, उस लिमिट के अंदर अंदर रखें ताकि कैओस ना हो। हम ये देख सक रहे हैं यहाँ, ये है सरल रेखा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जो सामान्य दुर्घटना, लू, ठंड, इनसे मरने या ट्रैफिक एक्सीडेंट, इनकी ग्राफ जनसंख्या के अनुसार या उन कारकों के अनुसार बढ़ती है। ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो यदि कोई उपाय न किया जाए तो इस तरह बढ़ती है, और इसे ही फ्लैटनिंग करके यहाँ ले आया जाता है कुछ उपायों के द्वारा। इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये वायरस कैसे क्या ग्रोथ होता है, ये भी समझें। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एक शब्द आता है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का अर्थ है सीमा, यानी वायरस आपके शरीर में कितना हो जाए कि आपको पटक दे, और उस सीमा तक वायरस कैसे बढ़ेगा, इसका ग्रोथ कैसे होता है। ये वायरस की संख्या पहले धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कर्व इस रूप में बढ़ता है, और ये थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाता है।
अब यदि आपकी शुरुआत, वायरस की शुरुआत आपके शरीर में बहुत कम संख्या से हुई है, तो वो काफी समय के बाद उसका ग्राफ ऊंचा उठना शुरू होता है और थ्रेशोल्ड पर जाता है। वहीं यदि ये शुरुआत, और इसमें शरीर की प्रतिरोध शक्ति जो है वो कैसे काम करती है हम समझें। डिफेंस, वायरल पार्टिकल हम समझें, वीपी, कितनी वायरस के अणु हमारे शरीर में आते हैं उसे वीपी कहते हैं, वायरल पार्टिकल। तो अगर 300 वायरल पार्टिकल तक हमारे शरीर में आते हैं तो ये एक सीमा के बाद शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। कुछ समय लेता है शरीर एंटीबॉडी बनाने का। इन्हें हम आंकड़ों में नहीं बता सकते, हर व्यक्ति की प्रतिरोध शक्ति अलग अलग होती है, किसी में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन लग जाते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बनने की रफ्तार जरा तेज होती है लेकिन लेट से शुरू होती है, और एंटीबॉडी बनते बनते उसकी लिमिट अगर वायरस से ऊपर हो गई तो इस जगह आकर ये एंटीबॉडी की जो ग्राफ जा रही है ये वायरस से ऊपर हो गई तो ये जीत जाएगा, वायरस हार जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब 300 वायरल पार्टिकल, हमने एक एग्जांपल लिया है, कम संख्या में वायरल पार्टिकल आए तो वो जब तक बढ़ेगा तब तक 7-8 दिन के बाद एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी। एंटीबॉडी बनने और वायरस के बढ़ने, इन दोनों में एक रेस चलती है। इस रेस को हम समझ सकते हैं साइकिल और ट्रेन की रेस के। आप कल्पना कीजिए, एक बिंदु से ट्रेन और साइकिल दोनों स्टार्ट होती है, तो पहले कौन आगे जाएगी? कुछ देर में 10 सेकंड 20 सेकंड में साइकिल आगे चली जाएगी, क्योंकि साइकिल वाला तुरंत स्पीड पकड़ लेता है और वो 10-20 सेकंड 30 सेकंड में ट्रेन से आगे चले जाता है। लेकिन 2 मिनट 3 मिनट के बाद ट्रेन आगे निकल जाती है, साइकिल पीछे रह जाती है। वही बात होती है एंटीबॉडी बनने में और वायरस के बढ़ने में। एंटीबॉडी बननी शुरू होती है कुछ लेट से, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी तेज बन जाती है कि वायरस पर हावी हो जाती है और वायरस को जीत लेती है। ये सामान्य प्रक्रिया हमारे शरीर में हमेशा होती है। चाहे कोई भी कीटाणु आता है, कोई भी वायरस आता है, शरीर उसे इसी प्रकार मारता है। तो जब हर वायरस को इसी प्रकार मारता है तो फिर कोरोना से क्यों डरना? जब हर वायरस को मार लेता है और ये व्यवस्था शरीर में है तो कोरोना फिर क्या बिगाड़ लेगा? पर यहाँ सोचने वाली बात ये है, अंतर ये है कि कोरोना के जो बढ़ने की रफ्तार है वो काफी तेज है और एंटीबॉडी बननी काफी लेट शुरू होती है और उसके बढ़ने की रफ्तार कम होती है, इसीलिए कोरोना खतरनाक हो जाता है। और दूसरा अंतर हम आता है, ये 300 वायरल पार्टिकल का मैंने एग्जांपल दिखाया, लेकिन क्या हो अगर स्थिति ऐसी हो, ये जो 300 वायरल पार्टिकल में ये बनेगा एंटीबॉडी यहाँ, और यहाँ तक आते आते जब एंटीबॉडी इसको क्रॉस कर जाएगा वायरल पार्टिकल के लिमिट को, तो वायरल पार्टिकल कम होते 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 समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा शुरुआत 1000 वायरल पार्टिकल से होता है, यानी अधिक वायरस से हम शुरुआत करते हैं संक्रमण की, हमारे शरीर में यहाँ से शुरुआत हुई, तो इतना समय फिर प्रिपरेशन टाइम का माइनस कीजिए, यहाँ से एंटीबॉडी बनने का ग्राफ शुरू होता है जो कभी भी वायरस से ऊपर नहीं जा पाता है और वायरस हमेशा ज्यादा बढ़ते रहता है और ये हम हार जाते हैं। इसीलिए वायरल पार्टिकल का इनिशियल लोड अगर ज्यादा है तो हम खतरे में हैं। सारे जो उपचार की बात आ रही है, मास्क की, शील्ड की, दूरी रखने की, संक्रमण से बचने की, हाथ धोने की, वो इसीलिए है कि हम 1000 वायरल पार्टिकल का लोड न लें, हमारी शुरुआत 1000 से ना हो। अगर हमारी शुरुआत यहाँ से होती है तो एंटीबॉडी यहीं से बनना शुरू हो जाता है। ये ग्राफ लाल लकीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ की जगह यहाँ से जब चलता है तो आपने देखा है कि ये पहले ऊपर उठ जाता है और वायरस से जीत जाता है। तो ये एक तकनीक है कि ये एंटीबॉडी प्रिपरेशन जो यहाँ हो रहा है वो हम पहले कर लें, जिसके लिए वायरल पार्टिकल का लोड कम रहे तो हम जीत सकते हैं। बचाव क्या करें, क्या क्या उपाय जो बताए जा रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप में आ जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे एक दूसरी प्रस्तुति भी देनी है 8:30 बजे और शाम का समय है, पूजा का समय है। मैं एक एक बिंदु पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आऊंगा। बचाव हम कैसे करें? तो बचाव के हमारे पास 2 उपाय होते हैं, एक है संक्रमण को रोकना और एक है अपनी सामर्थ्य बढ़ाना। संक्रमण वायरस का और सामर्थ्य हमारे शरीर का। हम क्या क्या कर सकते हैं? संक्रमण रोकने के लिए 2 उपाय, संपर्क घटाना। संपर्क हम 2 तरह से घटाएंगे, उस पर हम आते हैं, और दूसरा है वायरस को निष्क्रिय करना। और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारे 2 कदम होने चाहिए, रोग प्रतिरोधकता बढ़ानी और अंगों का सशक्तिकरण। जिन अंगों को वायरस अटैक करता है उन्हें यदि हम मजबूत कर लेते हैं तो हम जान के जोखिम से बच जाते हैं। हमारे शरीर में लंग्स को सबसे पहले ही अटैक करता है वायरस, और लंग्स का सशक्तिकरण करना है और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाना है। यदि हम ये दोनों काम कर लेते हैं और अपनी सामर्थ्य बढ़ा लेते हैं तो जो मैंने बताया एंटीबॉडी प्रिपरेशन टाइम जो 8-9 दिन का भी हो सकता है,
वो 4 दिन का भी हो सकता है। यदि हम एंटीबॉडी प्रिपरेशन टाइम घटा लें, यानी वायरस के आने के 4 दिन के बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए, तो वो ग्राफ काफी तेजी में ऊपर उठेगा। और वो बढ़ाने के लिए हमें रोग प्रतिरोधकता बढ़ानी है और अंगों का सशक्तिकरण करना है। और संक्रमण से रोकने के लिए हम इस बिंदु पर भी आते हैं। पहली चीज दूरी, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखनी है। अब ये पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, तो हर व्यक्ति को संभावित संक्रामक मानना होगा, कम मानना होगा और सबों से दूरी बना के रखनी होगी। दूसरी बात है समय, कितने समय तक हम किसी के संपर्क में आते हैं। यदि आप किसी के संपर्क में 1 मिनट आते हैं, 5 व्यक्तियों के संपर्क में आप 1-1 मिनट आए, तो आपका कॉन्टैक्ट एक्सपोजर 5 मैन मिनट्स हुआ। 5 लोग 1 मिनट, 5 मैन मिनट, और एक व्यक्ति के संपर्क में 5 मिनट तक रहे तो भी 5 मैन मिनट हुआ। तो आप जितने अधिक देर किसी के संपर्क में रहेंगे, उतने कम लोगों से आपको संपर्क में रहना होगा मैन मिनट्स मेंटेन करने के लिए। तो दूरी बनाए रखें, समय कम समय के लिए मिले। जैसे अब बाजार गए सामान लेने, तो जल्दी से जल्दी लेके आ जाएं, वहां बैठकर समय अधिक लगाना खतरा को बढ़ाना है। अवरोध, अवरोध में सबसे प्रचलित है मास्क और दूसरा है फेस शील्ड। फेस शील्ड जो होता है वो प्लास्टिक का आवरण हेलमेट के शीशे की तरह आजकल काफी पॉपुलर हुआ है। वो ज्यादा कारगर है क्योंकि हवा से आने वाले वायरल पार्टिकल्स को वो रोकता है। अवरोध में सबसे बड़ी गड़बड़ी मास्क के प्रयोग में होती है। हम मास्क लगा तो लेते हैं पर थोड़ी देर में उगता कर उसे उतारने लगते हैं, कभी ठुड्डी के नीचे ले आते हैं। जब हम मास्क लगाए हुए हैं तो ठुड्डी के नीचे का एरिया खाली है जहां पर वायरस बैठा होगा। हम जब मास्क नीचे उतारते हैं तो उस हिस्से पर मास्क आ जाता है और फिर वापस उठा के लगाते हैं तो उसे उस वायरस को हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो मास्क लगाना उल्टा घातक हो जाता है। दूसरी बात, मास्क से जो सांस हम छोड़ते हैं वापस उसी का काफी हिस्सा इनटेक करते हैं। तो यदि हम इन्फेक्टेड हैं और मास्क लगा रहे हैं तो हम अपनी सांस वापस ले रहे हैं, अपने वायरस वापस इनटेक कर रहे हैं। तो जो बात आई थी कम वायरल पार्टिकल से इन्फेक्शन लेने की, हम तो वायरल पार्टिकल बढ़ा रहे हैं, तो वो एक खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात होती है कि अक्सर मास्क पर हाथ लगते रहता है थोड़ी थोड़ी देर में हटाने खोलने के लिए, तो मास्क इन्फेक्टेड हो जाता है। मास्क से पूरा चेहरा नहीं बचता, थोड़ा सा हिस्सा बचता है। वहीं फेस शील्ड अगर लगाते हैं तो काफी बड़े एरिया में ड्रॉपलेट्स को अटैक को रोकते हैं, सांस फ्रेश मिलती है। तो ये उपाय हम कर सकते हैं। वायु प्रवाह, इसके बारे में बहुत कम जानकारी या बहुत कम बातें आ रही हैं। हम अगर अपने ऑफिस में बैठते हैं और हमारे कस्टमर या दुकान में बैठते हैं और कस्टमर की तरफ से हवा हमारी तरफ आ रही है तो उसका इन्फेक्शन हम तक आ रहा है। लेकिन मेरे पीछे से अगर हवा बाहर जा रही है कस्टमर से होते हुए तो उसका प्रवाह वायरल पार्टिकल का हमारी ओर कम होगा। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए मैंने अपने एक क्लाइंट का क्लिनिक भी, डॉक्टर हैं वो, उनका क्लिनिक डिजाइन किया है। कोरोना के समय सरकार की बाध्यता आ गई कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद नहीं कर सकते और वो डर रहे थे कि हमारे पास तो सारे रोगी ही आएंगे तो मेरा तो मरना निश्चित है। तो मैंने उनकी एक क्लिनिक डिजाइन कर दी एयर टनल की तरह, जिसमें पीछे से हवा आती थी और आगे निकलती थी। मैंने कहा अब आपको पता भी हो कि ये कोरोना पेशेंट है तो भी आप उसको देख सकते हैं, तो हवा उसकी तरफ से नहीं आएगी, पीछे से आगे जाएगी। तो वायु प्रवाह भी एक तरीका है जिससे हम कांटेक्ट को कम कर सकते हैं। निष्क्रिय करने के लिए वायरस को सबसे अच्छी चीज है साबुन। साबुन से यदि हम हाथ धोते हैं तो एक तो वायरस का जो आउटर शेल है वो लिपिड का बना है, चर्बी का, फैट का बना है, चिकनाई का, जो साबुन से घुल जाता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। एक बात जान लें कि वायरस सजीव नहीं है, निर्जीव चीज है, इसलिए इसके लिए ये शब्द यूज करना कि वायरस को मार देना वो तकनीकी रूप से सही नहीं है। हम उसे निष्क्रिय करते हैं, मारते नहीं, क्योंकि वो सजीव नहीं है। वो एक तरह का विष है और ऐसा विष है जो स्वयं को डुप्लीकेट कर लेता है, बढ़ा लेता है। जैसे एक चुंबक लोहे के संपर्क में आता है, लोहा भी चुंबक बन जाता है, वैसे ही इस वायरस के संपर्क में जो जैव पदार्थ आते हैं शरीर के, श्लेष्म वगैरह, वो वायरस बन जाते हैं। तो साबुन एक तरीका है। दूसरा प्रचलित तरीका है अल्कोहल, सैनिटाइजर जिसको हम कहते हैं। पर सैनिटाइजर के यूज में बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। 20 सेकंड तक अगर वायरस को एक्सपोजर मिलता है, अल्कोहल का संपर्क मिलता है, तभी वो अल्कोहल से मरता है या निष्क्रिय होता है, सही शब्दों में कहें तो ये 20 सेकंड तो मिल नहीं पाता। जब हम सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं तो 2 से 4 सेकंड में उड़ जाता है। इसलिए सैनिटाइजर प्रभावी तब तक नहीं होगा जब तक आप सैनिटाइजर के घोल में हाथ को डुबा के ना निकालें। यदि आप हाथ डुबाकर निकालते हैं स्प्रिट में, अल्कोहल में, तो वो भी 70% का हो, तो 5 सेकंड आपने डुबाया और 5-10 सेकंड बाहर में हाथ में रहा तो 10-15 सेकंड कम से कम गीला रहा, तब वो मरेगा। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं। ये 2 तरीके हम सब जानते हैं निष्क्रिय करने के और काफी इस्तेमाल करते हैं।
एक तरीका है रसायन, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह कई रसायनों से, ये बेंजीन से, इनसे भी मरता है। और एक तरीका है ताप। अधिक हीट से भी ये वायरस मर जाता है, क्योंकि ये फैट से बना है, लिपिड से। आप जानते हैं घी जमा हुआ रहता है, गर्म करते हैं पिघल जाता है, वैसे ही इसका जो आवरण है वो पिघल जाता है, और जैसे ही पिघल जाता है चर्बी से बना हुआ आवरण, वो निष्क्रिय हो जाता है। और एक तरीका है समय। हम किसी चीज को छोड़ दें कुछ देर तक तो पड़े पड़े वो वायरस निष्क्रिय हो जाता है। अलग अलग सरफेस पर इसकी अवधि अलग अलग होती है। रोग प्रतिरोधकता की बात करें, सबसे जरूरी जो अपने हाथ में है वो है विटामिन सी। हम सब जानते हैं कितना जरूरी है रोग प्रतिरोध के लिए। विटामिन सी का प्रयोग हम लिम्सी, सेलिन, इन गोलियों के रूप में भी कर सकते हैं। और नेचुरल सोर्स में आंवला सबसे अच्छा विटामिन का स्रोत है। आंवले का रस 12 महीना उपलब्ध है बॉटल में। आंवला फ्रेश अपने अपने सीजन में मिलता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत अमरूद भी है। और नींबू को भी कुछ हद तक माना जा सकता है, प्रचलित तो नींबू ज्यादा है क्योंकि हमेशा मिलता है, पर विटामिन सी का तकनीकी नाम, जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और हम लोग आमतौर पर स्कूलों में यही पढ़ते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जो एक भ्रम है, ये गलत बात है। खट्टा इमली भी खट्टी होती है, अमचूर भी खट्टा होता है, बहुत सारी खट्टी चीजें हैं। हर खट्टी चीज में विटामिन सी नहीं होता। एस्कॉर्बिक एसिड ही विटामिन सी है। और बाकी जितनी खट्टी चीजें हैं वो कोई ना कोई अलग एसिड है। इमली में टार्टरिक एसिड है, नींबू में साइट्रिक एसिड है। तो उन एसिड्स में विटामिन सी बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। नींबू में कुछ मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, अधिक मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है। नींबू, संतरा, मौसम्बी। पर चूंकि ये खाए जाने वाले फल हैं, सहज रूप में हमारे भोजन में शामिल हैं, मिलते हैं, इसलिए प्रचार इनका हो गया। वास्तव में सबसे रिच सोर्स विटामिन सी का है आंवला। उसके बाद अन्य फलों का नंबर आता है। आंवले के रस का सेवन कैसे करें? मैं इस विषय पर ज्यादा, इन चीजों पर ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सबको पता है और काफी प्रचार इनका हो रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है, इन दोनों पर मैं जरा फोकस करना चाहूंगा। विटामिन सी आंवले के रस से मिलता है। आंवला का रस बड़ी बोतलों में आता है। जब आप उसको खोल के यूज करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगता है हवा लगने से, और वो खराब होने लगता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इससे बचने के लिए मेरा अपना जो आजमाया हुआ तरीका है, मैं वर्षों से आंवले का रस का सेवन प्रतिदिन करता हूँ, कई वर्षों से। और मेरा तरीका ये है कि मैं बोतल लाते ही सबसे पहले छोटी छोटी शीशियों में उसको पूरा भर देता हूँ। छोटी छोटी 100 ml के लगभग की शीशियां, उनमें पूरा गर्दन तक भर देता हूँ, पूरा एयर निकाल कर, हवा बिल्कुल नहीं रहे, और टाइट करके रख देता हूँ। अब हवा नहीं रहने के कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। खोलते समय जो 2-4 मिनट ऑक्सीडेशन हुआ उतना ही हुआ, बाकी शीशियां पैक हो गई। 1 by 1 एक एक शीशी खुलती है, 2-4-5 दिन में खत्म हो जाती है ऑक्सीडेशन होने के पहले, फिर दूसरी खुल जाती है। तो शेल्फ लाइफ आप उसकी बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता अंतिम बूंद तक, अंतिम घूंट तक सेम रह जाएगी। और अगर बॉटल से सीधी लेते हैं तो धीरे धीरे उसका स्वाद भी बदल जाएगा, गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, विटामिन सी कब लें? एक आम धारणा है लोगों के मन में कि कोई भी आयुर्वेदिक चीज सुबह सुबह खाली पेट लेनी है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह खाली पेट आंवले का रस का सेवन करते होंगे और ये सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। गलती जो हम करते हैं और हमें पता है हम गलती कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा नहीं है। कोई पान, पुड़िया, तंबाकू खा रहा है, उसे पता है हम गलत कर रहे हैं, वो किसी दिन छोड़ भी देगा। खतरा उससे है जो गलत काम हम कर रहे हैं और उससे हम सही समझ रहे हैं, जिसे हम अपने दर्शन में मिथ्यात्व कहते हैं, यानी गलत को सही समझना। तो ये जो आंवले का सेवन का तरीका है, खाली पेट सुबह लेना, ये सबके लिए सही नहीं भी हो सकता है। बहुतों को तकलीफ होती है और वो फिर छोड़ देते हैं कि मुझे आंवला सूट नहीं करता। दरअसल ऐसा नहीं है कि उन्हें आंवला सूट नहीं करता, उन्हें वो टाइमिंग और वो तरीका सूट नहीं करता। खाली पेट इतनी खट्टी चीज हो सकता है पेट को काटे। आंवले का सेवन खाने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, आंवले के रस का। लेकिन यहाँ भी ध्यान ये देने की बात है कि यदि आप खाने के तुरंत बाद नहीं कर सके और 5-10 मिनट लेट हो गई तो फिर मत लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तरीका जरा गलत हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है। भोजन की पचने की जो पाचन प्रक्रिया है और उनमें अन्य चीजों को लेना, वो अलग से विस्तार में उसमें लिखा हुआ है, उस पुस्तक में है। आप ये ध्यान रखें कि विटामिन सी यानी आंवले का रस यदि लेना है तो भोजन के तुरंत बाद लेना है। जैसे एक आसन करते हैं तो उठना नहीं है, वहीं बैठे बैठे सारा ले लेना है। उसी तरह खाने का अंतिम कौर खाया, एक घूंट विटामिन सी यानी आंवले का रस लिया, ऊपर से 1-2 घूंट पानी पी लिए, ताकि गले में वो लगा हुआ न रहे, अंदर तक चला जाए। तो ये एसिडिटी नहीं करेगा, ये एसिड भोजन को पचाने में मदद करेगा। वहीं अगर आप 10-15 मिनट के बाद लेते हैं तो वो पाचन को डिस्टर्ब कर सकता है। विटामिन सी में आंवला के अलावा आप अमरूद भी ले सकते हैं, इन चीजों को ले सकते हैं।
दूसरी चीज है जिंक। इसके बारे में चर्चा थोड़ी थोड़ी हो रही है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। जिंक इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। एंटीबॉडी बनाने में जिंक की बहुत बड़ी भूमिका है। जिंक का हमारे भोजन में अब बहुत कम समावेश होता है, क्योंकि बर्तन हमारे सारे बदल गए। जो ट्रेडिशनल मेटल्स हुआ करते थे, परंपरागत धातु, वो अब नहीं रहे, स्टेनलेस स्टील पर हम आ गए। तो जिंक के लिए हमें दवा ही लेनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है, भोजन से ये मिलना मुश्किल है। जिंकोविट है, बिकोसुल जेड है, ये दवाइयां जिंक युक्त होती हैं, उनसे आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और विटामिन डी, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और लॉकडाउन में तो विटामिन डी की बहुत कमी हो गई, क्योंकि लोग बाहर निकलना बंद हो गया लोगों का, तो धूप मिलना भी बंद हो गया। विटामिन डी का एकमात्र स्रोत वेजिटेरियन डाइट में है धूप। नॉन वेज वालों को नॉन वेज से मिल जाता है, हमें अपनी डाइट में विटामिन डी नहीं मिलता है, तो हमें विटामिन डी धूप से लेनी होगी। और धूप भी सुबह की, अरुण रंग जब होता है सूर्य का, सूर्योदय के समय से लेकर 1 घंटे तक का, और वो धूप पूरे उघाड़े बदन शरीर पर पड़नी चाहिए। यदि कपड़े के ऊपर से धूप पड़ रही है उससे कोई लाभ नहीं, यदि शीशे को पार करके धूप आ रही है, ग्लास विंडो है और ग्लास के अंदर धूप आ रही है, कोई लाभ नहीं, उससे विटामिन डी नहीं मिलेगा। ओपन एयर में सीधी धूप शरीर के खुले भाग पर जब पड़ेगी तब विटामिन डी होगा। वो एक्सपोजर बहुत मुश्किल होता है, या तो लोग लेट राइजर हैं, या बड़े शहरों में धूप घर में आती नहीं है। महिलाओं के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि बिना कपड़ों के शरीर पर एक्सपोजर चाहिए अधिक एरिया में। तो फिर बचता है इसका एकमात्र विकल्प गोलियां। गोलियों के बारे में एक बड़ा भ्रम और भ्रामक तरीका डॉक्टर बताते हैं। ये 99% डॉक्टर विटामिन डी लेने का तरीका एक ही बताते हैं। आप में से कईयों को दिया होगा किसी डॉक्टर ने, जब विटामिन डी की कमी पाई गई होगी। 60,000 यूनिट पावर की, 60,000 IU लिखा रहता है, या 60K, के का मतलब भी 1000 होता है, 60K या 60,000 यूनिट पावर की दवाई सप्ताह में 1 डोज वो कहते हैं लेने। 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह, जितनी कमी है उस हिसाब से। ये तरीका बहुत घातक होता है, ये हार्ट को कमजोर करता है, हार्ट पर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। असली तरीका है विटामिन डी का 1K यानी 1000 यूनिट प्रतिदिन लेना, न कि सप्ताह में 1 बार लेना। और 1K की भी गोलियां मिलती हैं। यदि आप किसी डॉक्टर को कहेंगे 1K, तो वो अपोज करेगा कि नहीं 1K नहीं लेनी है, वो डोज नहीं होता है, 60K की लेनी है। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि 1K की दवाई बनी कैसे, फिर नहीं होती है तो मिलती कैसे? 1K ही सही उपाय है। बहुत कमी हो तो 2K, 2000 यूनिट की उस दिन लेके फिर 1000 यूनिट ले सकते हैं। ये कमी को धीरे धीरे पूरी करेगा, बहुत तेजी में नहीं करेगा, लेकिन ये सेफ है और हार्ट पर इसके दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। 60,000 यूनिट्स आपको डॉक्टर का भविष्य का ग्राहक बनाता है। विटामिन डी की कमी तो बहुत तेजी में पूरी हो जाती है, पर भविष्य के लिए आप मेडिकल सिस्टम के ग्राहक बन जाते हैं। इसके बाद रोग प्रतिरोधकता के लिए हमारे पास एक तरीका है उद्दीपक का, स्टिमुलेटर, जो एक्साइट करे इम्यूनिटी सिस्टम को। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। काढ़ा है, जो सरदार शहर के जो वैद्य हैं उनका एक फॉर्मूला चला है, घरों में भी हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं। उपवास के बाद पारना में जो उकाली लेते हैं वो भी लगभग काफी हद तक ये काम करता है, उन्हीं मसालों से बनता है, लगभग वही मसाले हैं। इनके बारे में भी हम कुछ बता देंगे, इसके बाद इस पर आएंगे। और दूसरा है रोग प्रतिरोधकता के लिए अल्प परिचय, यानी हल्का एक्सपोजर। टीकाकरण का काम ये करता है। यदि वायरस से हमारा हल्का सा परिचय हो जाए, बहुत कम संख्या में, जैसा मैंने ग्राफ में बताया था, 300 वायरल पार्टिकल का यदि एक्सपोजर होता है तो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है और आप जीत जाते हैं। तो यदि 50 वायरल पार्टिकल का एक्सपोजर हो, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन शरीर उसके विरोध में एंटीबॉडी बना लेगा। तो एक तरह से आप इम्यून हो जाएंगे, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, टीकाकरण हो जाएगा। ये अल्प परिचय से होगा, लेकिन ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वायरस दिखता नहीं है। कितनी देर में कितना वायरस का संक्रमण मिल रहा है ये पता नहीं है। इसलिए सलक्ष्य ये काम करना कि हम कुछ एक्सपोजर लें और उससे इम्यून हो जाएं, ये खतरनाक हो सकता है। हम अपने रोजमर्रा के काम में सावधानी बरतते हुए जो आवश्यक काम है वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्प परिचय हो जाता है। इसीलिए आपने देखा है, अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 80% जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बहुत अल्प परिचय हुआ। कोरोना पॉजिटिव हो भी गए, नेगेटिव हो भी गए, लेकिन अल्प परिचय हुआ और वो बिना किसी तकलीफ के ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद उनकी इम्यूनिटी बन गई, अब वो खतरे में नहीं रहेंगे। एक बात और, कोरोना के खतरे को लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना जब हुआ तब हम खतरे में हैं,
और कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आ गई, अब हम ठीक हो गए, खतरे से मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कोरोना पॉजिटिव रहते हुए मृत्यु दर बहुत कम है। कोरोना पॉजिटिव रहते हुए बहुत कम लोग मरते हैं। जितनी मृत्यु हो रही है और कोरोना से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो सब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, कोरोना के बाद की समस्याएं। क्योंकि कोरोना अंगों को डैमेज कर देता है और उसके बाद वो अंग फेल होते हैं और उन डेथ्स को कोरोना डेथ में काउंट भी नहीं करते हैं, इसीलिए आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। इसे इस उदाहरण से समझें कि यदि किसी के यहाँ चोरी या डकैती होती है तो चोर या डकैत आधे घंटे 1 घंटे के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। उनका चला जाना हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। इसी तरह कोरोना पॉजिटिव हुए और कोरोना नेगेटिव हो जाना हमारे लिए राहत की बात नहीं है। वो तो रहने आया भी नहीं था, आया 8-9 दिन में उसको जाना है। वो टाइम बाउंड फिनोमेना है, 8 से 9 दिन में कोरोना अपने आप नेगेटिव हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 8-9 दिन में उसने क्या किया, कितना डैमेज किया, वो चिंतनीय बात है। डकैत आया और चला गया, ये कोई उपलब्धि नहीं है, उसको तो जाना ही था, रहने नहीं आता है वो, लेकिन वो क्या करके गया वो इम्पोर्टेंट है। तो कोरोना यदि नेगेटिव हम हो भी गए, उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पर केयरफुल रहना है। पहले 15 दिन बहुत रिस्की हैं, 1 महीना भी रिस्की ही है, और 3 महीने तक सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हार्ट, लिवर, किडनी भी इफेक्टेड और ब्रेन, ये 4 अंग इफेक्टेड होते हैं। लंग्स इसका प्राइम टारगेट होता है, सबसे ज्यादा लंग्स इफेक्टेड होते हैं। लंग्स के इफेक्ट होने का लक्षण शुरू में ही 15 दिनों में ही आ जाता है, और बाकी ऑर्गन बाद में भी रिस्क में रहते हैं। एक प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोसिस की, कहीं क्लॉट बनता है और वो क्लॉट ब्लड फ्लो में बहना शुरू होता है, बहते बहते वो ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में कहीं भी अटक सकता है। जहां अटकता है वहां अचानक कॉम्प्लिकेशन आती है, सीरियसनेस हो जाती है। इसलिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के लिए भी अलर्ट रहना है, सचेत रहना है और उन अंगों को सशक्त रखना है। सबसे पहला नंबर आता है अंगों में हमारा फेफड़ा। फेफड़े को सशक्त रखने के लिए प्राणायाम, आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। प्राणायाम में भी कई लोग सिर्फ अनुलोम विलोम करके शांत हो जाते हैं कि हो गया, संतुष्ट हो गए। अनुलोम विलोम नहीं, इसमें भस्त्रिका और कपालभाति कारगर है, क्योंकि जब वायरस अंदर इन्फेक्ट करता है तो म्यूकस जनरेट होता है, श्लेष्म बनता है, जो लंग्स के अंदर जो लाइनिंग है, परत है वायु कोश की, उसको कवर कर देता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की क्षमता घटा देता है। उस श्लेष्म के साथ वायरस को समेट के बाहर फेंकने के लिए खांसी आती है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उस खांसी में लंग्स के डायफ्राम काफी काम करते हैं, झटके मारते हैं, और वो खांसी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें लंग्स का डायफ्राम थक जाता है, फेल हो जाता है। एल्वियोली जो है वायु कोश, वो कवर्ड हो जाते हैं, उन पर लैमिनेशन जैसी परत आ जाती है, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर कम होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन घट जाता है और इन कारणों से स्थिति गंभीर हो जाती है। हम इसके दोनों पार्ट को पहले से मजबूत करके रखें। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स के डायफ्राम मजबूत होते हैं। तो यदि खांसी आई भी तो खांसी जैसी ही क्रिया हम पहले कर चुके हैं और दिन में 150 कर चुके हैं, तो हमें अगर उससे 10 गुनी खांसी आएगी तो हमारे मसल्स तैयार हैं खांसने के लिए, तो खांसने से भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे एल्वियोली नॉर्मल केस में हम आधे वायुकोश का इस्तेमाल करते हैं। सांस जब हम लेते हैं तो लंग्स को आधा खोलते हैं, आधे वायुकोश बंद रहते हैं। यदि हम गहरी लंबी सांस लेने लगे तो सारे वायुकोश खुल जाएंगे। अगर हमने वायुकोश डबल खोल लिए और कोरोना हमारे आधे वायुकोश को डैमेज भी कर दे, तो भी हमारे पास जितने चाहिए थे और जितने होते हैं नॉर्मली, उतने तो बचे रह जाएंगे, तो फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। और 9 दिन के बाद तो एंटीबॉडी बनना है और उसको मार के भगाना है, ये पता है। हमें 9 दिन तक बचना है। रेल और साइकिल की रेस में हमें ध्यान रखना है कि हमें उस 9 दिन को पार करना है जब हम खतरे में होते हैं, वायरस हमसे आगे बढ़ने लगता है। तो हम लंग्स को मजबूत करके, अपने ऑर्गन्स को मजबूत करके, जब तक एंटीबॉडी वायरस को मार न दे तब तक हम उन ऑर्गन्स को बचाए रख लेते हैं, फिर शरीर खुद टेक ओवर कर लेता है। तो ये सशक्तिकरण का काम हम करते हैं व्यायाम से, प्राणायाम से और पोषण से। पोषण यानी शरीर को जो सूक्ष्म तत्व चाहिए, जो आवश्यक तत्व चाहिए, वो मिलने चाहिए। जंक फूड खाने को ब्लेम किया जाता था शुरू में, उसका कारण ये नहीं है कि जंक फूड से वायरस आ जाएगा या बाजार के खाने से कोई संक्रमण आ जाएगा। ये टाइफाइड या कॉलेरा नहीं है कि फूड बॉर्न डिजीज है, फूड से आता है, भोजन से नहीं आता। लेकिन जंक फूड आपके सिस्टम का काफी हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है और पोषक तत्व आपको नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। आप जंक फूड से बचें और पोषक भोजन खाएं तो आपका शरीर मजबूत रहेगा।
यदि जंक फूड भर जाता है, फिर आप पोषक चीजें खाते भी हैं तो शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। आप कितनी भी अच्छी चीज खाएं, यदि कचरा भरा हुआ है तो वो पोषक चीज अंदर नहीं जाएगी। इसीलिए जंक फूड को अवॉइड करना। उद्दीपक की बात हमने की, इसके लिए एक काढ़े का फॉर्मूला राजस्थान से चला, काफी प्रचलित हुआ है। घर में आप उन चीजों से बना सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह जायफल के प्रयोग पर आ गया था कि जायफल इतनी अधिक मात्रा में इसमें जो दिया हुआ है वो उचित है क्या। तो मैंने रिसर्च की तो जायफल की मात्रा सही में कुछ ज्यादा लग रही है। जायफल आप सब जानते हैं, घरों में जो पुराने लोग यूज करते आए हैं, उसे सिर्फ घस के हल्की सी लकीर बनाते थे, उसकी मात्रा नहीं दी जाती थी, सिर्फ हल्का सा लकीर उसको सिलपट्टे पर घस देते थे जब घासा बनाते थे। टाइफाइड में और मीजल्स में, ओरी में, चेचक में जो घासा देते हैं, तो जायफल बहुत हल्की मात्रा में देते हैं। इसमें काफी अधिक मात्रा में है, तो ये आप अपने विवेक से इसे घटा सकते हैं। हमने जो अपने लिए यहाँ बनाया था उसमें जायफल की मात्रा चौथाई कर दी थी। और सौंठ इसमें है, सौंठ की जगह हम फ्रेश अदरक भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि पैकिंग करनी थी तो सूखी चीजें चाहिए थी। तुलसी का भी पाउडर इसमें लिखा हुआ है, हम फ्रेश तुलसी का पत्ता यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ अंतर करके आप ये काढ़ा घर में बना सकते हैं या वहां से मंगवा भी सकते हैं। अब आते हैं हम इम्यूनिटी जो होती है उसके बारे में। हमने एक शब्द अब सुना है नया, एंटीबॉडी, और इसकी जांच भी होती है, एंटीबॉडी टेस्ट। जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो कुछ दिनों के बाद, ये एक रफ है, ये पक्का आंकड़ा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों बाद एक एंटीबॉडी बनती है आईजीएम, जो जल्दी बनती है और जल्दी खत्म हो जाती है। और एक दूसरी एंटीबॉडी कुछ देर से बनती है, आईजीजी, जो बनती देर से है लेकिन वो ज्यादा बनती है और वो बहुत दिनों तक रहती है, काफी लंबे समय तक रहती है। अब ये कितने समय तक रहती है इसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ही 9 महीने पुरानी है और जो भी रिसर्च हुए हैं वो 7-8 महीने तक के डाटा उपलब्ध हैं। और 7-8 महीने तक देखा गया है कि इसका अच्छा खासा स्तर आईजीजी का मेंटेन है। इसे आप ऐसे समझिए कि सीमा पर एक बीएसएफ या एसएसबी के जवान रहते हैं और एक होती है मिलिट्री जो सीमा पर नहीं रहती है। तो अगर किसी सीमा पर इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है, घुसपैठ होती है दुश्मन देश की, तो वहां सबसे पहले काम करती है वहां की जो सीमा सुरक्षा बल है, एसएसबी है, और खबर भेज देती है। पीछे से मिलिट्री सपोर्ट आ जाता है, वो देर से आती है, लेकिन ये कुछ दिनों तक काम करती है एसएसबी। उसके बाद एसएसबी का काम खत्म हो जाता है और मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है, जो उससे अधिक शक्तिशाली होती है, और वो दुश्मन को मार भगाती है और वो फिर काफी कुछ दिनों तक रहती है। और आईजीएम जो है वो एक बार आकर के काम उसका खत्म हो जाता है। तो इसी तरह दो फोर्सेस हमारे शरीर में काम करती हैं। अगर हम टेस्ट कराएं इन्फेक्शन के 14 दिन बाद, ये लक्षण आने के 7-8-14 दिन बाद, तो हमें दोनों मिलते हैं, आईजीजी और आईजीएम। उसके बाद आईजीएम धीरे धीरे कम होने लगता है, आईजीजी मिलती है। अगर किसी टेस्ट में सिर्फ आईजीजी मिल रहा है, इसका मतलब आईजीएम नहीं है, आईजीजी है, काफी पहले इन्फेक्शन हुआ था। यदि सिर्फ आईजीएम मिल रहा है, आईजीजी कम मिल रहा है, इसका मतलब ताजा इन्फेक्शन है, अभी आईजीजीएम काफी है। आईजीएम और आईजीजी के टेस्ट से ये पता चल जाता है इन्फेक्शन कब हुआ था, किस स्थिति में है। और एक बार आईजीजी बन गया तो ये इन्फॉर्मर का काम करता है, हमेशा ब्लड में रहता है। जैसे ही कभी दूसरी बार इन्फेक्शन आएगा, ये मैसेज भेजेगा और आईजीएम फिर बनेगा, फिर मार के भगा देगा और फिर शांत हो जाएगा। तो इम्यूनिटी का हमने देखा कि ये खेल कैसा चलता है। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि ओवर इम्यूनिटी भी कष्ट देती है। इम्यूनिटी अच्छी चीज है, लेकिन इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी बनती है वो वही बनती है जहां आरबीसी बनता है, जहां लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, हेमोग्लोबिन बनता है। जब इम्यूनिटी के लिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनने लगेंगे, एंटीबॉडी बनने लगेंगे, तो नेचुरली आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये उसी तरह है जैसे किसी रेडीमेड फैक्ट्री को अगर 1 लाख पीस पैंट के ऑर्डर आ गए और वही वर्कर, वही मशीन सभी चीज बनाती है, तो वो शर्ट का प्रोडक्शन कम कर देगी या बंद कर देगी और पैंट बनाने में लग जाएंगे। तो जब इसकी जरूरत होती है एंटीबॉडी बनने की, तो आरबीसी बनना, हेमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड हो तो आयरन की खुराक उनके भोजन में कम कर दी जाए। यदि उस समय आप आयरन खिलाएंगे और यूज होगा नहीं, क्योंकि हेमोग्लोबिन बन नहीं रहा, तो वो आयरन बचा हुआ टॉक्सिसिटी करेगा, नुकसान करेगा। और आप देखे होंगे कि पहले जमाना में, पुराने ट्रेडिशनल मेथड में, जब बुखार हो जाता था तो बोलते थे इसको सेव मत दो, भारी करेगा, जो हेवी चीजें हैं आयरन वाली वो भारी करेगा, अभी बुखार है मत दो। यानी शरीर अभी लड़ रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, आयरन की जरूरत नहीं है, अभी आयरन नहीं देना है। हेमोग्लोबिन कम होगा जरूर, क्योंकि उस समय एंटीबॉडी बन रहा है, आरबीसी नहीं बन रहा है, पर उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको रेस्ट करना है। जब तक वापस हेमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं कर जाए 10 दिन, तब तक आराम करना है।
फिर आयरन की चीजें लेनी है और हीमोग्लोबिन बढ़ा लेना है। तो ये खुराक का अंतर इस तरह से करना है। ये बात हो गई हमारे वायरस किस प्रकार का बिहेव करता है और कैसे ये होता है। अब इस बारे में इतने सारे भ्रम आ गए हैं कि मैं चाहूंगा कि जिनको जो भ्रम हो वो पूछें तो हम उनका भी जवाब दें। एक भ्रम जैसे आया था कि इसको टेस्ट कैसे करें, तो किसी ने बताया कि गुलाब का इत्र या कोई परफ्यूम सूंघिए, मुंह में चीनी या गुड़ लीजिए, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो कोरोना है। लेकिन ये इतने तेज स्टिमुलस हैं गुड़ और चीनी कि इनका स्वाद जाने का मतलब है स्थिति बहुत गंभीर हो जाना। और परफ्यूम और गुलाब का फूल ये इतने तेज सुगंध की चीजें हैं कि इनका सुगंध बंद होना ये बहुत बाद की बात होगी, तब तक काफी लेट हो जाएगी। डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में होना चाहिए। आप हल्के चीजों का जैसे सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, इन चीजों में हल्की सुगंध होती है, इनकी सुगंध पता चल रही है यदि, अगर ऐसी चीजों की सुगंध पता चल रही है जिनमें हल्का टेस्ट है, उन चीजों का सुगंध स्वाद पता चल रहा है कि नहीं, जीरा और सौंफ का अंतर आपको पता चल रहा है कि नहीं, धनिया का अंतर पता चल रहा है कि नहीं, तो वो टेस्ट की जांच हुई। ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय अब काफी हो रहा है। तो आपने देखी ये प्रस्तुति कोरोना पर। ये मेरे उस बड़े कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो पूरे स्वास्थ्य को समग्रता से कवर करता है। ऐसे कार्यक्रम देश भर में विभिन्न संस्थाएं आयोजित करती हैं और मुझे आमंत्रित करती हैं। उन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य पर सारी बातें बताई जाती हैं, जैसा मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। उस कार्यक्रम का थीम और उस पुस्तक का थीम भी यही है कि 120 साल जीने के लिए हमारा शरीर आधे में ही क्यों मुरझाने लगता है, गलती कहाँ है। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही होंगी, कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। ऐसा ही हुआ था हमारे श्रोताओं के साथ भी। उन्होंने भी काफी प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासाएं रखी। उन सब का समाधान एक अलग वीडियो में हमने समाहित किया है। आप यदि चाहें तो उस खंड को भी देख सकते हैं। उसमें संभव है आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान मिल जाए। यदि नहीं तो उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।